यूरोप के बॉर्डर पर एक बार फिर से बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा पैदा हो गया है। मोरक्को से आए हजारों प्रवासियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ करके घुसने की कोशिश की है, जिसमें कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। ये पूरा मामला बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन की अपील पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पेन सरकार ने बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है। हालांकि फिलहाल स्पेन के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की मांगों को खारिज कर दिया है। इसके चलते पूरे स्पेन में सरकार के खिलाफ नाराजगी दिखी जा रही है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की आलोचना की जा रही है। विपक्ष ने इसे देश के साथ गद्दारी करार दिया है। अफ्रीकी देश मोरक्को से हजारों की तादाद में लोग समंदर में तैरकर या फिर लैंड बॉर्डर के जरिए यूरोप के देश स्पेन में दाखिल हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हजारों की तादाद में मोरक्को के नागरिक अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके स्पेन के साउटा में दाखिल हो गए। मोरक्को के बेलगाम शरणार्थियों के चलते स्पेन के बॉर्डर के इलाके सेउटा में बवाल मच गया है। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि स्पेन की सरकार ने आर्मी की तैनाती कर दी है। हालात पर काबू पाने के लिए बॉर्डर पर आर्मी को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तैनात किया गया है। स्पेन के बॉर्डर पर बवाल को देखते हुए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी जारी की है कि इस महीने की शुरुआत में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि समुद्र के रास्ते स्यूटा या फिर मेलिला पहुंचने की कोशिश के दौरान पकड़े गए प्रवासियों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के सीधे मोरक्को वापस नहीं भेजा जा सकता और इसके बाद हजारों लोग स्पेन का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप अफ्रीका बॉर्डर पर 6 से 7 साल पहले जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने जब कहर बरपाना शुरू किया था तो बड़ी तादाद में लोग अफ्रीका से यूरोप के देशों में दाखिल होना शुरू हो गए थे। इटली से लेकर जर्मनी तक में हजारों की तादाद में लोग घुसे थे। इस बार निशाने पर स्पेन है। दरअसल उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को, इसके अलावा ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, ये तमाम मुल्क हैं और मोरक्को से बड़ी तादाद में भूमध्य सागर को पार करते हुए ये लोग स्पेन की ओर बढ़े और बताया जा रहा है नाव के जरिए भी कुछ आए हैं, कुछ तैर कर पहुंचे हैं और उनको रोकने के लिए सरकार की ओर से कदम उठाया जा रहा है। और आज सुबह की बड़ी खबर, एंटी पेपर लीक बिल को संसद के दोनों सदनों ने पास कर दिया है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा से बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक नया वीडियो भी जारी करके कहा कि पेपर लीक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक बिल को लेकर के अपने चौथे वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक के बाद एक कई कदम उठाए गए। पीएम ने जोर देते हुए कहा कि इस बिल के आने से पेपर लीक करने वाले माफिया बच नहीं पाएंगे और साथ ही पीएम ने एक बार फिर से हाई पावर टास्क फोर्स का जिक्र करते हुए कहा कि एग्जाम को हर तरह से लीक प्रूफ बनाने की तैयारी की जा रही है। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा। पेपर लीक माफिया अब मिट्टी में मिल जाएगा। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। पीएम मोदी ने जो वादा किया पूरा किया। आम के प्रश्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच देश के करोड़ों नौजवानों से उन्हीं के स्टाइल में संवाद करते हुए पीएम मोदी ने बताया था कि एंटी पेपर लीक बिल का मसौदा उन्हें मिल गया है। उसके बाद अगले ही दिन इसे कैबिनेट में मंजूरी मिली। सोमवार को इसे लोकसभा में पेश किया गया। मंगलवार से चर्चा शुरू हुई। बुधवार को लोकसभा से पास हुआ और एक दिन भी गंवाए बिना ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति को संसद से पास बिल को मंजूरी देनी होती है, जिसके बाद ये कानून की शक्ल अख्तियार करता है। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों से संवाद किया। पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी
सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई। फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हर प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा की है और जब एक बार देश से वादा किया तो पीएम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जंतर मंतर से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पीड़ा को समझा, देश की आवाज को अंजाम तक पहुंचाया और जिस स्पीड से ये काम हुआ उसे देखकर हर कोई दंग है। राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसका गैजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद ये कानून लागू हो जाएगा। पीएम मोदी ने पहले ही दिन वादा किया था कि पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसके बाद पीएम ने राउंड द क्लॉक काम किया, चारों तरफ से घेराबंदी की। वादा करने के कुछ ही घंटों के अंदर टास्क फोर्स बनाई। उससे पहले कैबिनेट ने बिल पास किया। 3 दिन के अंदर संसद ने इसे मंजूरी दी और अब ये बिल कानून बनने के लिए तैयार है। संसद में इस बिल को पास करवाना आसान नहीं था। पहले दिन चर्चा नहीं हो पाई। दूसरे दिन राहुल गांधी बिल पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन बिल के प्रावधानों पर एक लाइन नहीं बोली। बड़ा हंगामा खड़ा किया। राज्यसभा में भी चर्चा के दौरान जमकर बहस हुई। आखिरकार सरकार ने अपना संकल्प सिद्ध किया और बिल पास हो गया। इसको कैसा रोकना। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। वो समझाने की भी कोशिश करे, आए सब बोले, लेकिन डर इसका था उनको। वो जो सत्याग्रह या वो जो एजिटेशन था राहुल जी ने उस दिन किया, वो एकदम डर गए और डर के बोले कि ये ठीक, इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने ये तय किया कि प्रधान को हटाया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। साथ ही नौजवानों से संवाद बनाए रखने का जो वादा उन्होंने किया था वो भी जारी है। मोदी अब तक 4 बार इंस्टाग्राम के जरिए छात्रों और नौजवानों से बात कर चुके हैं। उनका हर वीडियो नए रिकॉर्ड बना रहा है। 23 जुलाई के वीडियो ने 400 मिलियन का आंकड़ा पार किया। 105 मिलियन फॉलोअर वाले पीएम मोदी का जेएनजी से डायरेक्ट संवाद का हर वीडियो 100 मिलियन को क्रॉस कर रहा है। इसका मतलब साफ है, पीएम का कनेक्ट काम करता है। छात्र मोदी को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और मोदी भी ये वादा कभी नहीं तोड़ते। पेपर लीक बिल पर के दौरान अनपार्लियामेंट्री शब्दों के इस्तेमाल में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया
और ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा गया है। इसमें 29 जुलाई 2026 को सदन की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। Idiot and andbhakt who follows the idiot. She said, I call them idiots. These idiots. She says to me, these idiots. They don't listen to anything anyone says. मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ. विपक्ष के नेता है। I'm not talking about you. Then I said, what about the idiot? Idiot is trying to pretend that he is God. Idiot भी है. ये शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए हैं, लेकिन इन शब्दों की वजह से राहुल गांधी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार इडियट शब्द बोला। इस शब्द के इस्तेमाल के लिए राहुल गांधी की शिकायत की गई है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। राहुल के खिलाफ नोटिस 30 जुलाई को लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने चर्चा के दौरान नागरिकों के एक खास वर्ग को इडियट और अंधभक्त कहा। अनुराग ठाकुर ने इस पूरे मामले की डिटेल जांच के लिए इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की है। शिकायत में इस बात का जिक्र है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के ऐतराज के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। यहाँ तक कि चेयर की स्पष्ट चेतावनी के बाद भी राहुल गांधी ने ये विवादित शब्द दोहराए। पार्लियामेंट्री वोट यूज नहीं करते तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो शिकायत की गई है उसमें राहुल पर गंभीर आरोप लगे हैं। राहुल के खिलाफ किन नियमों के उल्लंघन की शिकायत हुई है ये भी देख लीजिए। पहला है नियम 352 का दूसरा खंड, व्यक्तिगत आक्षेप या मंशा पर सवाल उठाना प्रतिबंधित। प्रावधान है कि कोई भी सदस्य सदन के किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ पर्सनल रेफरेंस नहीं देगा, ना ही उस पर कोई ऐसा आरोप लगाएगा जिससे उसकी मंशा पर संदेह पैदा हो। दूसरा नियम है 352 का तीसरा खंड, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग प्रतिबंधित। कोई भी सदस्य भाषण के दौरान संसद या किसी भी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में किसी भी अपमानजनक या आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तीसरा है नियम 352 का 7वां खंड, देशद्रोही या मानहानिकारक शब्द प्रतिबंधित। प्रावधान है कि सदन में बोलते समय कोई भी सदस्य देशद्रोही, राजद्रोही या मानहानिकारक शब्दों का उच्चारण नहीं करेगा। इस शिकायत पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को होता है। स्पीकर इसे विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। अगर राहुल दोषी पाए जाते हैं तो स्पीकर चेतावनी देकर छोड़ सकते हैं। सदन में माफी मांगने को कहा जा सकता है या सदन में प्रस्ताव लाकर सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निकाला जा सकता है। बीजेपी राहुल गांधी के व्यवहार से खफा है, इसलिए दूसरी बार लोकसभा स्पीकर से इसकी शिकायत की गई है। अब पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान इडियट शब्द के इस्तेमाल के लिए जहां राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया था, वहीं पर ही प्रियंका गांधी के एक बयान पर विवाद हो गया है। प्रियंका ने पेपर लीक पर चर्चा के दौरान गौमूत्र का जिक्र किया था। सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी को गौमूत्र एक्सपर्ट बताकर उनका मजाक उड़ाया था। अब देश भर के बड़े बड़े शिक्षाविदों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। 215 मौजूदा और पूर्व वाइस चांसलर ने प्रियंका गांधी को लेटर लिखा है।
इस लेटर में कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस और एआई से लेकर कई एडवांस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर कामाकोटी ने बहुत काम किया है। दुनिया भर में उनके रिसर्च पेपर का लोहा माना जाता है। इसलिए प्रोफेसर कामाकोटी के बारे में कमेंट करते वक्त तथ्य और पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने श्री नंदन नीलकर्णी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई, मगर सभापति जी मैं समझ नहीं पाता हूं हाई पावर टास्क फोर्स के सदस्यों का, विद्वान सदस्यों का उल्लेख करते हुए ये गोमूत्र कहां से बीच में आ जाता है, यानी समझ में नहीं आता है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं उस टॉपिक से। तो मैं बताना चाहता हूं, जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059 और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। अगर यह आत्मविश्वास होता जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस जो बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। अब बात पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर इस वक्त जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई है। इस हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत भी हो गई है, कई लोग घायल हैं। गुरुवार को कांवड़ यात्रा के रूट को लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 2 समुदाय आमने सामने आ गए और इस दौरान दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई, इमारतों को फूंक दिया गया, दुकानें, मकान सब कुछ तोड़ दी गई। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने 4 जिलों में कर्फ्यू लगा दी है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से शांति को बहाल किया जाए, और चाहे वो सेना का इस्तेमाल हो या फिर वायुसेना का, दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर हिंसा की चपेट में पड़ोसी देश नेपाल। आगजनी, हिंसा, पथराव, जल रहे शहर शहर। भारत से सटे जिलों में कर्फ्यू, सेना भी तैनात। पड़ोसी देश नेपाल इस वक्त जबरदस्त हिंसा की आग से झुलस रहा है। नेपाल के सुनसरी जिले में धार्मिक जुलूस के दौरान शुरू हुआ विवाद गुरुवार को सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। देखते ही देखते 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। कई जगह पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। गाड़ियों को फूंक दिया गया, इमारत में आग लगा दी गई। सुनसरी जिले में आगजनी के बाद काले धुएं का गुबार छा गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग भी की गई। चार दिनों से जारी हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग घायल हैं। इसमें कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा कई लोग पुलिस की गोलीबारी और झड़प में भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि हिंसा की शुरुआत देवागंज इलाके से हुई, जहां 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर मुहर्रम का झंडा लगा था, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया, लेकिन झंडा नहीं हटाया गया। इसके बाद जब कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई तो डीजे बचाने का विरोध करते हुए एक पक्ष ने कांवड़ियों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे चलने लगे, पथराव हुआ, जिससे माहौल बिगड़ गया। चश्मदीदों की माने तो धार्मिक जुलूस के रूट और धार्मिक प्रतीकों को लेकर शुरू हुई कहासुनी कुछ ही मिनटों में हिंसक झड़प में बदल गई। उग्र भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया। कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई।
हिंसा को देखते हुए भारतीय सीमा से सटे सुनसरी, धनुषा, मोरंग और सिराहा जिलों के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। शांति बहाल करने के लिए सेना को तैनात किया गया है। नेपाल की सड़कों, चौराहों पर सेना के जवान तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। सेना के जवान गलियों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। प्रशासन लोगों से घरों में रहने, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील कर रहा है। यदि तपाईहरुले कर्फ्यूको उल्लङ्घन गर्नुभएमा कानुनमा बमोजिम तपाईहरुलाई कारबाही गरिनेछ र सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। जनसमुदाय प्रशासनले कर्फ्यू जारी गरिसकेको छ। तपाईहरु आफ्नो आफ्नो घरमा बस्दिनुहोला। यदि कर्फ्यूको उल्लङ्घन गरेमा सशस्त्र प्रहरी बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछ। हालात को कंट्रोल में करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने हिंसा में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की है। साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के आदेश दिए हैं। नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा गम्भीर र संवेदनशील छ। यस दुखद घटनामा परि निधन हुनुभएका हाम्रा नागरिकहरू जयप्रकाश मेहता, ओम प्रकाश मेहता र गणेश यादव प्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनहरूमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको उपचारमा कुनै पनि प्रकारको कमी वा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको छ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। बालेन्द्र शाह ने कहा कि लोग अफवाहों से बचें। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश प्रशासन को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर के बिल्कुल बगल में जगह उपलब्ध कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन खसरा नंबर 596 और खसरा नंबर 611, 612 की जमीन मुस्लिम समाज को देने पर विचार कर रहा है। अब देर रात प्रशासन की टीम ने जमीन का मुआयना भी किया। कोर्ट ने ये साफ किया कि मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर, जिसे दरगाह की भूमि के रूप में चिन्हित किया गया, शुक्रवार को दोपहर 1 बजे 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति दी जा सकती है और ये स्थान विवादित परिसर से बिल्कुल सटा हुआ है और कोर्ट के मुताबिक ये जगह नमाज के लिए पूरी तरह से ठीक लगती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से किसी अन्य वैकल्पिक जगह को चुनते हैं तो उसके लिए भी रास्ता हमेशा खुला रहेगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने साफ कर दिया था कि हमें जो भी जमीन मिले वहां से मस्जिद साफ दिखाई देनी चाहिए।